तीन तरह के बेटा प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज हमने स्टार्ट करने हैं। पहला बच्चों कॉन्सेप्ट कौन सा है? प्रोडक्शन के फर्स्ट मीनिंग को आज हमने जो पढ़ना है वो है प्रोडक्शन का फर्स्ट मीनिंग टोटल प्रोडक्शन, दैट इज टीपी। ठीक है। दूसरा प्रोडक्शन बच्चों इकोनॉमिक्स में जो आज हमें पढ़ना है वो कौन सा प्रोडक्शन है? मार्जिनल प्रोडक्शन, दैट इज एमपी। और तीसरा प्रोडक्शन बेटा जो पढ़ना है वो कौन सा प्रोडक्शन है? एवरेज प्रोडक्शन, एपी। ठीक है। टीपी, एमपी एंड एपी, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज एवरेज प्रोडक्शन। चलो, तो सबसे पहली बात बच्चों जो पढ़नी है वो है टोटल प्रोडक्शन। देखो बच्चों, इन तीनों चीजों के मीनिंग को हम इस टेबल से आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये टेबल हमें क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। आओ जरा इस टेबल को समझते हैं। वी हैव टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वन इज कॉल्ड लैंड एंड द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट? लेबर। ठीक है भाई। 2 हेक्टेयर लैंड, हेक्टेयर्स में मेजर कर रहा हूं बच्चों। ठीक है। अगर हमने 2 हेक्टेयर लैंड के साथ एक लेबर को एम्प्लॉय किया, याद करो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल में क्लियर किया था आपको। लो एक बार पहले वो दिखा देता हूं। ये देखो, ये रही बेटे 2 हेक्टेयर लैंड। ठीक है। यहां पे इस 2 हेक्टेयर लैंड पे जब फर्स्ट लेबर बैठाया था बच्चों, तो याद करो मैंने कितना प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया था, कितना भाई आउटपुट होगा? 2 क्विंटल्स। बोलो ठीक है। और वही 2 हेक्टेयर लैंड पे जब 2 लेबर बिठा दिए तो बेटा आउटपुट कितना हो गया था? 5 क्विंटल। बोलो सही है। तो 2 में कितना प्लस करके बताया था उस दिन? 3। बोलो ठीक। उसी 2 हेक्टेयर लैंड पर जब लेबर कितने बिठा दिए बेटे? 3। तो आउटपुट कितना हो गया था? 9 क्विंटल। यानी सबसे पहले आउटपुट में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2 का। फिर आउटपुट में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 3 का। फिर आउटपुट में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 4 का। ये बात सबको समझ में आ रही है। और मैंने इस बात को एक नाम दिया था कि ऐसा जब होता है, ऐसा क्यों होता है देखो उसको बाद में बात करेंगे, लेकिन ऐसा जो होता है उसको कहते क्या है बच्चों? व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ये बात सबको समझ में आ रही है? टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ये इधर समझो मेरी बात को। देखो, जब आपने 2 हेक्टेयर के साथ एक लेबर बैठाया, आउटपुट हुई 2 क्विंटल। ठीक है। 2 हेक्टेयर के साथ 2 लेबर बैठाया, आउटपुट हुई बेटा कितनी? 5 क्विंटल। देन कितनी हुई? 9 क्विंटल। अभी इसके रीजन पे ध्यान मत दो कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बस आप ये समझो कि ऐसा हो रहा है। इसके रीजंस को डिटेल में आज हम पढ़ेंगे कि इसका पीछे लॉजिक क्या है। चलो जी, 9 क्विंटल। फिर मैंने 2 हेक्टेयर के साथ जब चौथा लेबर बिठाया बच्चों, तो ये स्टेज कंटिन्यूटी में ऐसे ही टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट ऐसा नहीं रहेगा बच्चों। एक स्टेज आएगी जब टोटल प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा? इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। और आप चेक करो पिछला चेंज, ये देखो ये चेंज था सर 3 का, अगला चेंज बच्चों कितने का था? 4 का। उससे अगला चेंज अब कितने का कर रहा हूं मैं? 3 का। टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट नाउ डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद 12 के बाद कितना हो गया? 14। कितने से इंक्रीज हो रहा है? सिर्फ 2 से। उसके बाद 14 के बाद कितना हो गया बच्चों? 15। तो सिर्फ कितने से इंक्रीज हो रहा है? 1 से। उसके बाद 15 से फिर सिर्फ कितना है वो? 15 का 15 ही है। तो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 0 से। उसके बाद 15 वाला कितना हो गया बच्चों? 14। तो इंक्रीज नहीं हो रहा, अभी डिक्रीज हो रहा कितना? -1, यानी 1 से डिक्रीज हो रहा है। और अगर इस टेबल को बच्चों मैं यहां ना रोकूं तो कोई बच्चा बता सकता है 14 के बाद टोटल प्रोडक्शन अब कितना आने वाला है? कितना? 14 के बाद 13। अगर वैसे मैं दिखाऊं तो यस 12। वाई? क्योंकि 1 माइनस हुआ तो अगले वाले में और कितना तेजी से माइनस होगा? अभी 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमने टेबल को बच्चों स्टेज पे लाके रोक देना था, तो मैंने 14 पे लाके इसको रोक दिया। सो अब इसमें मुद्दा समझने वाला क्या है कि टोटल प्रोडक्शन हमें मिल रहा है साहब, ये रहा हमारा टोटल प्रोडक्शन। ठीक है। ये हमें मिल रहा है टोटल प्रोडक्शन। और मुद्दा सिर्फ इतना है कि जब आप शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर के साथ साथ वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स को बढ़ाते हो, बच्चों कौन से रन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर आपसे? शॉर्ट रन में। बच्चों मैं क्यों बात नहीं कर रहा हूं आपसे लॉन्ग रन की? पता है क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन बेटा एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें फिक्स्ड फैक्टर के साथ साथ
और कौन से फैक्टर वेरिएबल होते हैं? वेरिएबल फैक्टर के साथ साथ और कौन से फैक्टर चेंज हो सकते हैं? फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज हो सकते हैं, यानी कि ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन विच रन? इन लॉन्ग रन। इज दैट ओके? लॉन्ग रन में आपके सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, आप लेबर भी बढ़ा सकते हो और आप अपनी लैंड भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। वहां से जो क्वेश्चन करके आएगा वो आएगा नॉट रिटर्न्स टू फैक्टर, वहां से जो क्वेश्चन करके आएगा वो आएगा रिटर्न्स टू स्केल। स्केल वाला टॉपिक अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा रन है बेटा? शॉर्ट रन। तो अगर सिर्फ शॉर्ट रन है तो हमें लैंड को रखना होगा फिक्स्ड, और सिर्फ हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारे पास अलाउड क्या है कि आप लेबर बढ़ा सकते हो। यू कांट इंक्रीज योर लैंड। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब मैं इसके पीछे ना छोटा सा लॉजिक पहले आपको बताता हूं, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। देखो सुनो बच्चों, इस एग्जाम्पल में जब मैंने उस दिन एग्जाम्पल लिया था तो मैंने आपको बताया था बेटा ये येलो कलर की कितने हेक्टेयर लैंड है? ये 2 हेक्टेयर लैंड है। बोलो ठीक। इसमें हमने पहला बंदा बिठाया बेटा, कौन बिठाया था? ये हर्षित। तेरे को बिठाया था सबसे पहले, ठीक है। इसको बिठाया तो बच्चों हुआ क्या कि काम सारे इसको करने पड़ रहे हैं। समझ रहे हो? खेती बाड़ी पे, एग्रीकल्चर पे ये रूल लागू होता है बेसिकली ना। ये लॉ आप एग्रीकल्चर पे लगाओगे, वैसे और भी कहीं लगा सकते हो, किसी टेलरिंग हाउस में जहां पर स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, जहां पर पूरा प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कई स्पेशलाइज्ड पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, वहां पर हर जगह पर ये रूल लग सकता है, ये लॉ लग सकता है। ठीक है, मैं एग्जांपल एग्रीकल्चर से लेके चल रहा हूं क्योंकि बुक्स में एग्रीकल्चर से बेस्ड एग्जांपल होता है इसका। ठीक है, तो मान लो इसने इस 2 हेक्टेयर लैंड के ऊपर ये अकेला बैठ गया खेतीबाड़ी करने। तो बच्चों खेतीबाड़ी के कई काम होते हैं ना, जमीन को खोदना भी, बीज देना, पानी सिंचाई करना, ठीक है, फिर फसल उगी उसकी कटाई करना। कर लेगा भाई सारे काम? नहीं ना, कोई 1-2 काम ही आते होंगे तेरे को, एक आधा आता हुआ, क्या सारे कर लेगा? सारे तो नहीं करेगा। बच्चों जब हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें कई तरह की स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, तो अगर हम उसके सारे काम खुद करने लग जाएं तो आउटपुट क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ रही है? ये इतनी बड़ी लैंड पर सारे काम खुद कर रहा है तो आउटपुट अच्छी नहीं आ रही। सिर्फ कितना क्विंटल प्रोड्यूस कर पा रहा है बच्चों? 2। गॉट इट? लेकिन जब इसने एक के साथ एक और बंदा, दूसरा बंदा कौन सा लिया था बच्चों? निशांत। इसको साथ लिया तो ये दोनों भाई मिल गए। अब क्या होगा? थोड़ा सा काम ये कर लेगा, ये कहेगा मुझे ट्रैक्टर चलाना अच्छे से आता है, ये कहेगा मैं बीज अच्छे बो दूंगा। ठीक है, वो ये कहता है मेरे को ट्यूबवेल चलाना आता है, ये कहेगा मैं पानी अच्छे से दे दूंगा। है भाई? ठीक है कि नहीं? तो बच्चों काम अच्छा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिर इन्होंने, अच्छा तो फिर अगर ऐसे अच्छा काम होगा तो काम डबल नहीं होगा बच्चों, डबल से ज्यादा होगा। तो कितना हुआ बोलो? 5 क्विंटल। सबको बात समझ में आ गई? लेकिन अभी भी बिजनेस स्टडी में जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना लोग, राइट मैन एट राइट प्लेस, शायद अभी भी अधूरा है। तीसरा बंदा कौन सा लिया था बच्चों? ये ध्रुव को लिया था, चंदन को लिया था। लो जी, चंदन को ले लिया। ठीक है, अब ये कहेगा भाई कुछ काम मैं भी कर लूंगा। हमने अब पूरी प्रोसेस को कितने पार्ट्स में तोड़ दिया? 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? अब वो चंदन कहता है मेरी पब्लिक डीलिंग बहुत बढ़िया है, माल बहुत बढ़िया बेच दूंगा भाई, तो रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है ना, आउटपुट बहुत अच्छे कर दूंगा। तो ये तीसरे काम पे लग गया। ठीक है, फिर ऐसे ही चौथा बंदा ले लिया। ठीक है, तो बच्चों अब क्या होगा? ये पूरा काम 4 स्पेशलाइज्ड पार्ट में टूट जाएगा। तो प्रोडक्शन कैसी होगी? इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। आप बात समझ रहे हो? ठीक है, अब इस बात को कुछ ऐसे समझना, एक सेकंड रुको। ये 4 बंदे तो मैंने बना दिए थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया बच्चों? पूरा का पूरा एग्रीकल्चर प्लॉट, ठीक है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। ये लो, ये एक बंदा यहां बैठा है, एक बंदा यहां बैठा है, ठीक है, एक बंदा यहां, ठीक है, और एक यहां। इन्होंने चारों पूरे प्लॉट को बहुत बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर लिया। तो अभी तक टोटल प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो रही थी बच्चों? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ये बात सबको समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर है? अब मान लो कि यहां पर एक चौथा या पांचवा मान लो, चलो हमारी टेबल हमने चेंज कहां से करी है? चौथे से करी है। तो मैं ये मान के चलता हूं बेटे 3 लोग बैठे थे यहां पे। ठीक है ना, 3 लोगों ने प्लॉट को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया था। ये तीसरा बंदा है। ठीक है, अब चौथा बंदा कहता है कि मैं आ जाता हूं तुम्हारे साथ।
जिसके आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट क्यों नहीं? क्योंकि इन 3 लोगों ने काम को बहुत अच्छे से संभाल लिया। पूरे प्लॉट पे जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज अच्छे तरीके से करनी थी वो ये कर चुके हैं, लेकिन चौथा बंदा मजबूर कर रहा है, ठीक है ना, कि मेरे को भी ले लो प्लॉट के साथ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा, हम 4 लोगों का ग्रुप बनाएंगे। तो बच्चों जब ऑलरेडी राइट मैन एट राइट प्लेस हो चुका है, अब अगर चौथे बंदे को बिठाएंगे और वो जबरदस्ती प्लॉट पे आकर के, एग्रीकल्चर पे आकर वहां पर उस खेत पे आके काम करना चाहेगा, तो बच्चों क्या उतनी रिटर्न आ जाएगी जितनी रिटर्न पहले आ रही है? उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी वहां पर आ रहा है। समझ में आ रहा है? एक ट्रैक्टर है, उसको ये भाई चला रहा है, एक ट्यूबवेल है, उसको ये भाई चला रहा है, ठीक है, एक और जगह वो बीज वगैरह बोने की, उसको वो तीसरा बंदा बो रहा है। चौथे की जरूरत नहीं है, लेकिन चौथा बंदा कह रहा है भाई थोड़ा टाइम के लिए मुझे भी काम पे ले लो, मैं भी तुम्हारा काम करूंगा। तो बच्चों मुझे बताओ, ऑलरेडी जितने इक्विपमेंट्स है वो पूरे क्या हो चुके हैं? यूटिलाइज। तो चौथा बंदा आके करेगा क्या? ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो चौथा बंदा सिर्फ कितनी आउटपुट दे पा रहा है बच्चों? 9 के बाद सीधा कितना? सिर्फ और 3, यानी कितना कर पा रहे हैं? 12। आप सबको मेरी बात समझ में आ गई? और चौथे की तो इतनी नेसेसिटी नहीं थी, वो फिर भी बिठा लिया हमने। फिर 5वां बंदा और आ गया, मुझको भी ले लो साथ में। तो बच्चों क्या रिटर्न और बढ़ेगी? नहीं, रिटर्न कैसी होगी? और घटती जाएगी। यानी कुछ तो एडिशन देखो वो करेगा, खाली तो बिठा नहीं रहे, कुछ तो एडिशन करेगा, लेकिन जितना वो एडिशन करेगा पिछले वाले एडिशन से वो वाला एडिशन क्या होगा? कम होगा। तो 14 के बाद कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 12 हुआ था, 12 के बाद कितना हुआ? सिर्फ 2 का इंप्रूवमेंट हुआ, 14। समझ रहे हो? फिर एक छठा बंदा आया, बेटे रिटर्न कितनी हो जाएगी? और घटेगी। सिर्फ 1 क्विंटल और प्रोड्यूस हुआ, 15। ठीक, कितने लोग हो चुके हैं बेटा? 15 तक आते आते 6 लोग यूज हो चुके हैं, 6 लोग यूटिलाइज हो चुके हैं। 6 लेबर आर टोटली एम्प्लॉयड। अब 7वें बंदे की तो बच्चों वहां पर किसी तरह की कोई नेसेसिटी है ही नहीं, बैठने की जगह ही नहीं है, पर वो जबरदस्ती 7वां बंदा घुस रहा है वहां प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो मुझे बताओ बेटा रिटर्न कितने देगा? वो कोई भी नहीं देगा। जब उसकी जगह तक नहीं आ, वो धक्के से बैठ गया वहां पे आके, मेरे को भी काम करना है, मेरे को भी खेती बाड़ी करनी है, धक्का देके बैठ गया वो, तो बेटा कोई आउटपुट निकलेगी वहां से? नहीं। कितनी रिटर्न आ रही है? 0। तो 7वें बंदे की प्रोडक्शन आउटपुट 0। टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। इज दैट ओके? और 8वां बंदा कहता है मुझे भी बिठाओ भाई। तो जब 7वें बंदे की जरूरत नहीं थी, तो 8वें की जरूरत होगी क्या? नहीं। ये जो 7वें 8वें 6ठे, ये जो पीछे के 3-4 लोग आए थे ना, ये क्या करेंगे? ये जो बाकी के बंदे ढंग से काम कर रहे थे उनको भी काम ढंग से करने नहीं देंगे। बोल भाई बात समझ में आ रही है? अच्छा वाला तो ट्रैक्टर चला था, एक और आ गया ट्रैक्टर वाली सीट पे आगे बैठ के, तो तेरे को भी डिस्टर्बेंस होगी नहीं होगी? होगी ना। ये मान लो 3 सीटर बेंच है, ठीक है, तुम 3 बच्चे मान लो बढ़िया से पढ़ रहे हो, चौथा बच्चा कहे मुझे भी यहीं बैठना है, यहीं बैठना है, तो बताओ फिर क्या होगा? बताओ, जो 3 ढंग से बैठे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो 4 बैठा तो लेंगे, लेकिन क्या होगा? आउटपुट अच्छी नहीं आएगी, और वो चारों पे इफेक्ट पड़ जाएगा उसका। ठीक है, 3 का बेस्ट आउटपुट हो रहा था, अब 4 का खराब आउटपुट आएगा। बच्चों बात मेरी समझ में आ गई? तो इसकी ट्रैक्टर वाली सीट पे कोई आएगा तो ये बेचारा ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। तो बेटे रिटर्न पहले कितने बोलो? 15, और अब प्रोडक्शन कितनी हो चली है? सिर्फ और सिर्फ 14। तो आई गेस आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये जो टेबल बनी थी इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि इनिशियली with your fixed factor of production, when you are increasing the units of variable factor 1 by 1, initially the total production is increasing at a increasing rate। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा होता चला जा रहा है? बढ़िया। बढ़िया कैसे सर? बढ़िया कैसे बेटे? बढ़िया ऐसे देखो कि जब मैंने आपको बोला यहां रखा है लैंड को, यहां रखा है लेबर को, ठीक है, सबसे पहला कोऑर्डिनेशन क्या था बेटा? 2 हेक्टेयर लैंड के साथ लेबर कितने बढ़ाए थे बोलो तो? 1। ये ठीक। फिर 2 हेक्टेयर लैंड के साथ लेबर कितने बढ़ाए बेटा? 2। 1 के बाद कितना कर दिया था? 2। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि शुरू में क्या था? लैंड प्लस लेबर के कोऑर्डिनेशन में, इस बात को समझना, लैंड और लेबर के कोऑर्डिनेशन में लेबर कम थी और लैंड क्या थी? ज्यादा। ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है ना। लैंड बहुत बड़ा खेत था और बंदा काम कर रहा है 1, तो लैंड ज्यादा है, लेबर कम है। लैंड वाज नॉट ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। तो जब उसी 2 हेक्टेयर लैंड के साथ 2 लेबर बैठा दिए तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। इसलिए आउटपुट 2 क्विंटल से कितने क्विंटल होगी बच्चों? 5।
यू गॉट इट और नॉट? फिर उसी 2 हेक्टेयर लैंड के साथ जब 3 लेबर बिठा दिए तो ये ऑप्टिमाइजेशन की तरफ और बढ़ गए हम, तो 2 के बाद 5 और 5 के बाद कितना बच्चों? 9। लेकिन जब उसी 2 हेक्टेयर लैंड पर हमने 4 बंदे बिठा दिए ना बच्चों, तो अब ऑप्टिमाइजेशन, वो बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंड में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, और लैंड हो गई अब कंपैरेटिवली कम, और लेबर हो गई अब कंपैरेटिवली बच्चों ज्यादा, क्योंकि खेत तो सर उतना ही है ना 2 हेक्टेयर का, उस पे 1 बिठाया था तो कम था, 2 बिठाए थे तो और ठीक हो गया मामला, 3 बिठाए और बेटर हो गया। लेकिन जब 3 का मामला बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गया, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो गया, आइडियल फैक्टर रेशियो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर हो गया, तो अब आपने जब चौथा लेबर बिठाया तो वो आइडियल फैक्टर रेशियो, जो बढ़िया फैक्टर रेशियो है, वो क्या होना शुरू हो गया बच्चों? डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। और उस रेशियो के अंदर ये देखो, पहले रेशियो क्या था इनका, जरा चेक करो, 2:1, फिर इनका रेशियो क्या हो गया बेटा? 2:2, फिर इनका रेशियो आइडियल होते होते कितना हो गया? 2:3, और अब ये डिस्टर्ब होके कितना हो गया? 2:4। 2:4 का मतलब 1:2। अब लैंड हो गई है कम और लेबर हो गई है हद से ज्यादा, तो रिटर्न्स आने शुरू नहीं हो गए बल्कि खराब होने शुरू हो गए। बच्चों बात समझ में आ गई? और फिर उसी 2 हेक्टेयर लैंड पे जब आपने 5 लेबर बिठा दी तो डिस्टर्बेंस और बढ़ गई है, और फिर उसी 2 हेक्टेयर लैंड पे जब आपने 6 लेबर बिठा दी तो डिस्टर्बेंस और बढ़ गई है। और ये 9 के बाद हमने सोचा था पिछला चेंज 4 का आया, अगला चेंज 5 का आना चाहिए, पर 5 4 तो क्या, अगला चेंज सिर्फ कितना आया? 3 का, और उससे अगला चेंज 2 का, और उससे अगला चेंज 1 का, और उससे अगला चेंज 0 का, और उससे अगला चेंज -1 का। तो आप, ऐसा नहीं है बेटा लेबर बढ़ाते चले जाओगे तो टोटल प्रोडक्शन हमेशा ही इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा बच्चों जहां तक लैंड और लेबर का कोऑर्डिनेशन ऑप्टिमम नहीं हो जाता, और वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है? 2:3 इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन। उसके बाद भी अगर आपने लेबर को बढ़ाने से रोका नहीं तो स्टेज क्या होगी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाली? वो डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाएगी और प्रोडक्शन इंक्रीजिंग नहीं। अब कैसे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों? डिक्रीजिंग रेट से। फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता हुआ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, एंड अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट फॉलिंग, जैसा कि आप इस टेबल के अंदर देख पा रहे हैं। अब बच्चों आपको लॉजिक समझ में आया? मैंने प्योर परफेक्ट प्रैक्टिकल तरीके से आपको बता दिया कि टीपी का ऐसा बिहेवियर देखने को क्यों मिलता है। सबको बात समझ में आ गई? ओके। अब बच्चों अगर टीपी क्लियर है तो एमपी में कोई भी इश्यू नहीं है। आप जरा ध्यान से देखो, एमपी का मतलब क्या होता है? देखो, आपको मैंने मार्जिनल शब्द इससे पहले बताया कभी? मार्जिनल कहां बताया था? बोलो, सोचो, बताया था एमओसी, है ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और जगह मार्जिनल शब्द बताया था, याद करो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। कहां पर बताया था? मार्जिनल यूटिलिटी, याद करो। एक कॉन्सेप्ट था टीयू, टोटल यूटिलिटी, है ना। जब आपने किसी भी यूनिट्स की कुछ गिवन अमाउंट कंज्यूम किया तो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। और जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है बेटा, वो कौन सी यूटिलिटी होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। पढ़ा था ना? ऐसे ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था। ऐसे ही यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले बच्चों? मार्जिनल प्रोडक्शन। ये देखो, सबसे पहले वाले बंदे ने 2 क्विंटल दिया, फिर 5 मिला, तो बच्चों मुझे बताओ मार्जिनल एडिशनल कितना मिला? बोलो तो 3। बहुत बढ़िया, है ना। फिर अगला एडिशनल बोलो 4, 9 - 5 4। अगला एडिशनल बोलो 3, फिर 2, फिर 1, फिर समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब अगर किसी को ये लगता हो ना बेटे, सुनो, किसी को ये लगता हो सर मुझे ना ये टेबल लर्न शायद ना ही हो, मुश्किल सी हो रही है। वैसे तो देखो लॉजिक के साथ चलोगे तो मुश्किल ही लगेगी, 2 ऐसे चल रहा है मामला, है ना। लेकिन फिर भी अगर किसी को टीपी में हल्की सी भी दिक्कत आती है तो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं बेटा मैं। देखो, एमपी को फोकस करो, एमपी को फोकस। सबसे पहला एमपी कितना बोलो? 2, ठीक है। सीधी काउंटिंग करते जाओ, 2 3 4 कर लिया। उसके बाद उल्टी काउंटिंग करो, 2 3 4, उसके बाद उल्टी काउंटिंग कितना? 3 2 1 0 -1। अब आपको सर ये तो एमपी मिला ना, टीपी कैसे मिलेगा? टीपी मिलेगा बेटा। जो पहला एमपी है वही क्या है? पहला टीपी। उसके बाद टीपी में एमपी को ऐड करते जाओ,
अगला टीपी मिलता जाएगा। आपको बात समझ में आ गई, मेरी एरो समझ में आ गया। 2 + 3 = 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 0 15, -1 14। सिंपल है। तो आपको खुद से अपना टीपी प्लॉट करना आ जाएगा, समझ गए। तो आपको एमपी पे ध्यान रखना बच्चों। सबसे पहला एमपी 2, सीधी काउंटिंग 2 3 4, उल्टी काउंटिंग 4 के बाद 3 2 1 0 एंड -1 एंड यू विल गेट योर टीपी। टीपी हो गया, एमपी हो गया। नाउ व्हाट अबाउट एपी, एवरेज प्रोडक्शन क्या है? तो बच्चों एवरेज प्रोडक्शन का मतलब होता है पर यूनिट प्रोडक्शन, पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि लेबर की एक यूनिट आपको कितना आउटपुट देती है वो आपका एवरेज होता है। जैसे यहां तो सबसे पहले वाले पे तो एक लेबर ने आपको कितना आउटपुट दिया बेटा, कितना प्रोडक्शन दिया? 2, तो एवरेज 2 ही होगा सर, है ना। एवरेज 2 ही। एवरेज का मतलब क्या बेटा? टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर। तो एक बंदे ने 2 आउटपुट करके दिया तो एवरेज कितना? 2 ही है। जब 2 लेबर ने आपको आउटपुट करके दिया 5 का टीपी, तो बेटा एपी कितना है बोलो? 2.5, 5/2, है ना। 2 बंदों का आउटपुट 5 है, तो ऑन एन एवरेज बेसिस पे हर बंदे का आउटपुट कितना है बच्चों? 2.5। ये बात सबको समझ में आ रही है। अगर 3 बंदों का टोटल प्रोडक्शन 9 है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 3 लोगों का टोटल प्रोडक्शन कितना है बेटा? 9 है, तो एक बंदे का एवरेज प्रोडक्शन कितना है? 3 है। तो आप हर बार अपने टीपी को किससे डिवाइड कर लो बच्चों? लेबर से डिवाइड कर लो, एंड यू विल गेट योर एवरेज प्रोडक्शन, एंड दिस इज योर एवरेज प्रोडक्शन। बोलो डन। तो आई गेस बच्चों अच्छी तरह आपको टेबल के अंदर टीपी आ गया, एमपी भी आ गया, और क्या आ गया बेटा? एपी आ गया। डन हो गया। अब जो मैंने समझाई ये बात बेटे, इसको जरा अब ऊपर से हम यहां सीख लेते हैं। आओ जरा अब यहां सीखो इसको। अब कुछ नहीं है बेटे, अब डेफिनेशन आपको ऐसे समझ में आ जाए, क्योंकि अब आपको लॉजिकली समझ में आ गया टीपी होता क्या है, एमपी क्या होता है और एपी क्या होता है। तो व्हाट इज टीपी? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। यानी यहां की बात करूं तो बेटा वीट की प्रोडक्शन हो रही मान लो, तो जितना टोटल वीट प्रोड्यूस होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉइंग ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से जो भी आप बना रहे हो वो आपका क्या है बेटा? वो आपका टोटल प्रोडक्शन है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, ए फार्मर प्रोड्यूसेस 10 क्विंटल ऑफ वीट बाय एम्प्लॉइंग 2 यूनिट्स ऑफ लेबर। कितने यूनिट्स लगाए थे बेटा? 2 लेबर लगाए, और कितना आउटपुट कर दिया? 10 क्विंटल। तो वो 10 क्विंटल बेसिकली क्या है? टोटल प्रोडक्शन है। बोलो समझ में आ गया? इस फॉर्मूले पे भी ध्यान ना दे, मैं अभी समझाता हूं कि कहां से आया। पहले डेफिनेशन एक बार देख ले। टीपी क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं बेटा एमपी क्या होता है। तो एमपी क्या होगा बेटा? जो चेंज आता है टीपी में बाय एम्प्लॉइंग 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये देखो, इधर देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे बताओ 4 लेबर ने कितना टीपी दिया था, बोलो भाई बताओ, 4 लेबर्स ने कितना टीपी दिया था? 12। मैं इस लाइन को हाईलाइट कर दूं। डन। 4 लेबर ने कितना टीपी दिया था? 12। अब मैं आपसे पूछता हूं 5 लेबर ने कितना टीपी दिया? 14। सही है। तो 5वें लेबर के आने से टीपी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ भाई? 2 का। बस वही मार्जिनल है, वही मार्जिनल है। तो आप क्या बोल रहे हो बच्चों? मार्जिनल क्या है? ये वाला टीपी 14 वाला माइनस ये वाला टीपी 12 वाला। तो एक एडिशनल लेबर कौन से वाला लेबर है बेटे? वो 5वां लेबर। तो 5th लेबर के आने से जो प्रोडक्शन में चेंज आया वो 2 क्विंटल का चेंज है, वही क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन है। बच्चों बात समझ में आ गई? तो पहले से दूसरे में आने में कितना एमपी आया था? 3 का, क्योंकि 5 - 2 3 का चेंज था। दूसरे से तीसरे लेबर पे आने पर कितना मार्जिनल बढ़ा था? 4 का। चौथे से 5वें पे आने पे कितना बढ़ा था? 3 का। आपको बात मेरी समझ में आ गई? हर अगले लेबर के आने से जो एडिशनल टोटल प्रोडक्शन होता है वही क्या कहलाता है? मार्जिनल प्रोडक्शन। बोलो डन। ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब यहां इस एग्जांपल में देखो, माना मैंने ऐसा कि 5 लेबर प्रोड्यूस करते हैं 10 क्विंटल, और माना मैंने ऐसा 6 लेबर प्रोड्यूस करते हैं कितना बेटा? 12 क्विंटल। ठीक है। तो आप मुझे बताओ 6th यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्शन कितना कहोगे? 6th का कितना कहोगे? 5 10 बनाते हैं, 6 12 बनाते हैं, तो छठा बंदा कितना बनाता है बच्चों? 1
1 कहां से आ गया? 2। अरे 5 लेबर 10 क्विंटल बना रहे हैं और 6 लेबर कितना बना रहे हैं? 12 क्विंटल। तो छठा बंदा कितना क्विंटल प्रोड्यूस करके दे रहा है? 2 नहीं करके दे रहा। कैसे करोगे? 12 माइनस 10, तो कितना क्विंटल हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ? 2 क्विंटल की प्रोडक्शन है भाई। और हर अगले बंदे के आने से हमने बात करनी है ना कि नेक्स्ट पर्सन कितना एम्प्लॉय करता है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि 7th लेबर आया और 7th लेबर के आने से प्रोडक्शन हो गया 12 से 13। अब मुझे बताना 7वें लेबर का मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है? 1। अब बोलोगे ना 1 है। समझ में आ रहा है? और मैं तुम्हें बोलूं 8th लेबर के आने से टोटल प्रोडक्शन है 13, तो मार्जिनल कितना है? 0। तो हर नेक्स्ट लेबर के आने से जो चेंज आता है टीपी में, वो टीपी क्या कहलाता है? वो चेंज क्या कहलाता है? मार्जिनल प्रोडक्शन। कर लोगे भाई? मार्जिनल क्लियर हो गया। तो तीसरा फॉर्मूला बच्चों, एवरेज। एवरेज क्या कहलाया बेटा? इट रेफर्स टू पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ किसका? वेरिएबल फैक्टर। यानी हर एक वेरिएबल फैक्टर का जो आउटपुट है वो क्या है? वो एवरेज प्रोडक्शन है। जैसे अगर 5 लेबर 10 क्विंटल प्रोड्यूस करते हैं, कितने लेबर बच्चों? 5 लेबर प्रोड्यूस करते हैं कितने क्विंटल? 10 क्विंटल। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं एवरेज बताओ कितनी है? एवरेज। एवरेज का मतलब होता है अगर 5 10 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एवरेज बेसिस पे एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है? बताओ भाई, एक लेबर कितना प्रोड्यूस करेगा? एक लेबर की प्रोडक्शन कितनी है? क्या 5 लेबर की 10 है तो एक लेबर की कितनी होगी? कैसे निकला? 10/5 इज इक्वल टू 2। खत्म। तो एवरेज क्या है? एवरेज का मतलब है अगर इतने लोग इतना काम कर रहे हैं तो एक बंदा कितना काम कर रहा है, वो उसका एवरेज आउटपुट है। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? तो टीपी का मतलब होता है कि जितने लेबर आपने एम्प्लॉय करे उतने लेबर्स के लगने से टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ वो तो क्या होता है बच्चों? टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। हर अगले लेबर के आने से जो टीपी में बदलाव हुआ वो कौन सा प्रोडक्शन है? मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है। और एक लेबर ने कितना आउटपुट दिया वो कौन सा प्रोडक्शन है? एवरेज प्रोडक्शन। एक लेबर कैसे आउटपुट देता है भाई? 5 इतना प्रोड्यूस करते हैं तो एक बंदा कितना प्रोड्यूस करता है? जितना 5 करते हैं उसको 5 से डिवाइड कर दो भाई, तो बाकी कौन प्रोड्यूस करता है? वो एवरेज। वो कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? एवरेज। वो हो गया एवरेज प्रोडक्शन। बोलो भाई, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर? एक हो गया टीपी, एक हो गया एमपी और तीसरा हो गया बच्चों एपी। डन। अब यहां पर बच्चों मैंने 3 चीजों को समझाया हुआ है। ये 3 चीजें आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। ये 3 चीजें एक बार इसको जरा समझो यहां पे रिलेशनशिप को। हाँ जी, इस टेबल में बेटे अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये टेबल में हम लेबर को एक एक करके बढ़ा रहे हैं और ये मेरा मार्जिनल है जो हम देख रहे हैं। अब अगर आप मुझे बताओ बच्चों, मैं आपको बोलूं 3 मार्जिनल्स का सम कर दो, करना जरा एक बार। पहले वाले बंदे का मार्जिनल बताना कितना था बेटा? 2। पहले वाला बंदा आया था, उसने कितना मार्जिनल प्रोड्यूस करके दिया आपको? 2। दूसरे वाले बंदे का मार्जिनल बताना बेटा। तीसरे वाले बंदे का मार्जिनल बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बेटे अगर इन 3 मार्जिनल्स का सम करो एक बार, 4 3 7 और 2 9, क्या मिल जाएगा आपको? टोटल प्रोडक्शन। बोलो सही है? समझ में आ गया? तो बेटे इसका मतलब समझने की ना 2 बातें हैं यहां पे। एक बात यह है कि अगर मैं सारे के सारे मार्जिनल्स का सम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो टोटल प्रोडक्शन। बोलो ठीक है, ओके। और अगर मैं सिग्मा एमपी, तो मेरा टीपी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एमपी निकालना चाह रहा हूं तो एमपी कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1। ये क्या बताया सर आपने? सुनो, टोटल प्रोडक्शन ऑफ nth यूनिट, nth। अब मैं रिवर्स करके बता रहा हूं इस बात को। मान लो मैं आपको बोलता हूं n जो है ना आपका वो 5 है, n मीन्स 5, और मैं आपको बोलता हूं मुझे मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है कौन से लेबर का? 5th लेबर का। इस बात को समझना, n की जगह पे कितना पुट कर दिया बच्चों मैंने? 5। मैंने किसका मार्जिनल निकालना है? 5th लेबर का मार्जिनल निकालना है। ओके, तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल प्रोडक्शन ऑफ n, n की जगह पे कितना?
5, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 5 माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n की जगह पे कितना रखो फिर से 5 माइनस 1 कितना हुआ 4। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन 5वें का कैसे निकलेगा, अगर मैं टोटल प्रोडक्शन 5 की लूं और उसमें से कितना माइनस कर दूं, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 4। जरा चेक करो क्या बात सही आ रही है, आओ देखते हैं। ये रहा 5 लेबर पर टीपी, कितना है बच्चों 14, और ये रहा 4 लेबर पे टीपी, कितना है बच्चों 12। तो 14 में से 12 माइनस करो तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी आएगी 2। क्या आ गई मार्जिनल प्रोडक्शन 2? यस सर। बोलो समझ में आ रहा है? तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। एक बात हमने सीखी, 14 में से 12 माइनस कर दो, यानी एक टीपी में से उससे पिछले वाला टीपी माइनस कर दो, आपको एमपी मिलता है। टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू योर मार्जिनल प्रोडक्शन। बोलो डन। और दूसरी बात बच्चों मैंने क्या सिखाई है, अगर आप अपने सारे के सारे मार्जिनल प्रोडक्शन का सिग्मा कर दो तो आपको कौन सा प्रोडक्शन मिल जाता है बच्चों, टोटल प्रोडक्शन। बोलो ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। ये हो गया बेटा टीपी और एमपी का रिलेशनशिप। अब यही रिलेशनशिप बच्चों अगर आप एपी के साथ देखोगे तो एपी का क्या रिलेशनशिप दिख रहा है बेटा, टीपी अपॉन एल। अगर मेरे पास जितने भी यूनिट्स ऑफ लेबर आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं उनके टोटल प्रोडक्शन को यूनिट्स ऑफ लेबर से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका एवरेज प्रोडक्शन। जरा मुझे बताओ 7 लेबर पर टीपी बताना कितना है, 15 है। तो एक लेबर का टीपी एपी कैसे निकालोगे, 15/7, सिंपल है। अगर 7 लोगों ने 15 आउटपुट दिया तो एक बंदे ने कितना आउटपुट दिया बेटा, कैसे निकलेगा, 15/7, तो कितना आउटपुट निकलेगा 2.1। गॉट इट और नॉट? ठीक है, तो आई गेस टीपी क्लियर है, एमपी क्लियर है और एपी क्लियर है, और इनके सारे फॉर्मूलाज भी अब हमारे को क्लियर है। ठीक है, तो इन सबसे बेटा सबसे पहला रिलेशनशिप क्या निकल के आ रहा है बताओ, टीपी और एमपी के रिलेशनशिप। क्या हमें पहली बात पूरी तरह समझ में आ गई बेटे, टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी, इज इट ओके और नॉट? टीपी कैसे निकलेगा सर, अगर मैं सारे मार्जिनल प्रोडक्शन का सम कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल प्रोडक्शन। बोलो ठीक। तो इसका मतलब बच्चों MP1 प्लस MP2 प्लस MP3 एंड सो ऑन, सारे मार्जिनल प्रोडक्शन जोड़ दो तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट योर टोटल प्रोडक्शन। बोलो डन हो गया, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पे आओ बेटा, दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था यहां पर इस टेबल के अंदर, आप लोग जवाब देना। बताओ बेटे कौन से पॉइंट तक टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, सोच के जवाब देना, ऐसा ही नहीं। कौन से पॉइंट तक टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट? पक्की बात है, किसी को 4 तो नहीं लग रहा बेटा, 3 ही है। कैसे, ये देखो 2 से 5 कितना कितना इंक्रीमेंट है, 5 से 9 कितना इंक्रीमेंट है, बस 9 से 12 कितना इंक्रीमेंट है। क्या यहां पर भी टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। तो अगर मैं इस टेबल में आपको इस रेड लाइन पे रोक दूं और मैं बोलूं बेटे आपको कि यहां तक यानी कि 3 यूनिट्स ऑफ लेबर तक टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो एम आई राइट? और ऐसे में बच्चों मुझे बताओगे आप एमपी बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। 2 से कितना हुआ एमपी, 3 के बाद कितना हुआ 4। तो जब टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, व्हाट विल यू से अबाउट एमपी, एमपी इज इंक्रीजिंग एंड स्टिल इट इज पॉजिटिव, एंड इट इज पॉजिटिव ऑल्सो। बोलो बच्चों डन है? ये देखो TP is increasing at increasing rate when MP is positive and increasing। कर लोगे? मैं एक ना आर्टिफिशियल टेबल बना रहा हूं बेटे यहां पे, और उस टेबल से तुम लोग अपने ये 2 डायग्राम बनाओ। यहां लिखो बच्चों लैंड, यहां लिखो लेबर, यहां लिखो TP, यहां लिखो MP। लैंड पे बेटा कितना लिखूंगा, 2 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, एक और लिख लो 2 हेक्टेयर। अब आप कहोगे सर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट तो सिर्फ 3 स्टेजेस तक था, है ना, लेकिन डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए बेटा मैंने 5 वैसे ही उस टेबल में सिर्फ इंक्रीजिंग रेट हम दिखा रहा हूं। ठीक है, तो 4 तक 5 तक जितना दिखा सकता हूं मैं दिखा दिया। ठीक है, लेबर बच्चों 2 हेक्टेयर के साथ 1 लगाई थी तो टीपी कितना आ रहा था, बोलो 2 हेक्टेयर लैंड के साथ जब 1 लेबर बिठाया टीपी कितना आ रहा था, 2। एमपी भी कितना आएगा सर, 2 ही आएगा।
अब 2 हेक्टेयर लैंड के साथ बेटा लेबर कितने बिठा दिए मैंने? 2। तो टीपी 2 से कितना कर दिया था? 5। मार्जिनल कितना होगा बच्चों बोलो तो? 3। बोलो डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बोलूं? टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। वाई यू आर श्योर दैट टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग? बिकॉज एमपी इज इंक्रीजिंग, है ना, मार्जिनल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अभी 2 हेक्टेयर लैंड के साथ 3 लेबर बिठा दी बेटा, टीपी बताना 9। एमपी कितना होगा? 4। क्या यहां पर टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट? यस। 2 हेक्टेयर लैंड के साथ 4 लेबर, बोलो बच्चों टीपी बोलो। अगर 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 मैं आपको बोलता हूं टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट ही यहां पर करना है तो टीपी बोलो 14। ये और बात है, जब हम पूरी टेबल पढ़ रहे हैं तो मैंने यहां पर कितना स्टैंड कर लिया था? 12। वो बात मैं समझ रहा हूं कि मैंने कितना स्टैंड कर लिया था यहां पे? 12। लेकिन मैं उस पूरी टेबल में से सिर्फ अब कौन से पार्ट को अलग करने के लिए आपको बोल रहा हूं? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। और चौथी यूनिट में भी मैं आपको बोल रहा हूं वही दिखाओ। तो आप 12 नहीं बोलोगे, कितना बोलोगे बच्चों? 14। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो एमपी कितना होगा बोलो? 5। अब बताओ बेटा 5 लेबर और मैं बता रहा हूं टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट ही रखना है तो बोलो 20। और एमपी कितना होगा बच्चों? सबको मेरी बात समझ में आ गई? हमारा फोकस सिर्फ एक बात पे है, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट को यहां पर स्टैंड करके दिखाना है। हो गया? एमपी कितना आ रहा है बेटा? 2 3 4 5 6। सिंपल सी एक बात है कि अगर तुम्हारा एमपी बढ़ता चला जाएगा तो ही हम कहेंगे कि टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। गॉट इट और नॉट? बनाओ बच्चों। अब फर्स्ट डायग्राम हम यहां पर बनाएंगे टीपी का, ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई। डायग्राम बिल्कुल ध्यान से बनाना है, ठीक है? एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिखाना होता है बेटा? हमेशा ध्यान रखना, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर। ध्यान रहे, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आप कहोगे सर क्या फिक्स फैक्टर नहीं? क्या नहीं बच्चों, फिक्स फैक्टर थोड़ी लेंगे। बताओ बेटे, फिक्स्ड फैक्टर की रिटर्न थोड़ी देख रहे हैं। आप इस बात को समझो, हम रिटर्न किसकी लेके आ रहे हैं यहां पर? वेरिएबल फैक्टर की। सर फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट है, तो उसकी रिटर्न तो जो कोऑर्डिनेशन के साथ आनी थी वो आ रही है। तो एक्चुअली में हम जो यहां पर मेजर कर रहे हैं वो किसकी रिटर्न को मेजर कर रहे हैं? वेरिएबल फैक्टर की। तो इसलिए यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑन एक्स एक्सिस। और आप टीपी इस वाले डायग्राम में दिखाना चाहते हो तो टोटल प्रोडक्शन यहां दिखा दो, और दूसरे वाले डायग्राम में बच्चों मैं दिखाना चाहता हूं मार्जिनल प्रोडक्शन, तो मार्जिनल प्रोडक्शन यहां आ जाएगी। डन? तो बनाओ। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर के केस में बेटा 1 2 3 4 5। लो जी, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। और टीपी जब बेटा जो बना रहा हूं मैं, टीपी मेरा जा रहा है 20 तक, ठीक है ना? तो 4 4 का गैप मुझे बढ़िया लग रहा है बेटा। 4 4 का गैप ले लो। 4 8 12 16 और 20, ठीक है? 4 8 12 16 20। पहली यूनिट पे टीपी कितना बेटा? 2। तो ये लो जी। दूसरी यूनिट पे टीपी कितना है बच्चों बोलो तो? बोलो भाई बोलो। 5। तो ये 4 का स्लॉट है ना, ये लो, ये 5 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हल्का सा 4 के ऊपर कर दिया, 5 कर लोगे। तीसरी यूनिट ऑफ लेबर पे टीपी बता दो। 9। तो 3 के ऊपर चलते गए तो 9 हो जाएगा आपका यहां पर, ठीक है? फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर पे बता दो बच्चों। 9 के बाद 14 है ना? ये 9 की स्लोप गलत लगा दी मैंने यार। 9 तो यहाँ थोड़ी आएगी, 3 के ऊपर 9, वही मैं कहूँगा यहाँ आएगा ना। 9 आपका रहेगा यहाँ, 8 के हल्का सा ऊपर 9, ठीक है? और 4 के पे कितना दिखाना है बेटे? 14। तो ये हो गया 4 पे 14, यहाँ आ जाएगा, ठीक है? 16 और 12 के बिल्कुल बीच में 14 की डॉट आ जाएगी, है ना? और बच्चों 5 पे कितना? 20। तो ये 5 है बच्चों, और ये हो गया आपका 20। तो आप चेक कर सकते हो बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुन लेना। ये स्लोप बहुत इकोनॉमिक्स में बहुत जगह पे काम आने वाली है। जब
कोई भी चीज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है तो उसकी शक्ल ऐसी बनती है, ऐसी मतलब और थोड़ा डीप करके दिखाऊं, ऐसी, समझ रहे हो? व्हेन समथिंग इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, दिस इज द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम, राइट? तो यहां पे लिख लेते हैं बेटा कि क्या लिख रहा हूं बच्चों, यहां पे नोट करिए, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, TP is increasing at increasing rate, so this is the slope of total production, हो जाएगा। और जब TP is increasing at increasing rate, what will you say about MP? आइए जरा एक बार MP का भी स्लोप बना के दिखाऊंगा बच्चों आपको। उस केस में MP की क्या पोजीशन है, ये लो जी, MP भी बेटा 5 तक लेके जाओ, तो ये आपका 1 2 3 4 5 बना लो, 1 2 3 4 5। और बच्चों साइड बाय साइड एमपी बनाओ, एमपी आपका मैक्सिमम जा रहा है 6 तक ना, तो बच्चों मैं एमपी का 1 1 का गैप ले जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एक एक का गैप ले लो, 6 तक की स्लॉट बन जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 1, ये बच्चों 2, ये आपका 3, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा 6 दिखाने के लिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और बच्चों ये फाइनली 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो जरा चेक करो बच्चों, पहली यूनिट पर आपका एमपी है 2, पहली यूनिट पे आपका एमपी है 2, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी यूनिट पे आपका एमपी है 2 के बाद बेटा कितना, 3, तो सेकंड पे हो गया 3, ये लो। उसके बाद बोलो थर्ड पे बोलो 4, ओके। उसके बाद फोर्थ पे बोलो बच्चों 5, ओके। उसके बाद 5 पे बोलो ओके, ये रहा 6। तो बेटा अगर मैं इन सब डॉट्स को ज्वाइन कर दूं तो आप देख पा रहे हो इट विल बी परफेक्टली अ स्ट्रेट लाइन कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। दिस इज योर मार्जिनल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। यहां पे लिख रहा हूं बच्चों मैं एमपी इज इंक्रीजिंग। बच्चों मेरे एक शब्द पे ध्यान देना, आप वो गलती करोगे ना करो तो इस शब्द पे ध्यान देना। आई एम राइटिंग हियर एमपी इज इंक्रीजिंग। आप में से बहुत सारे बच्चे ना एक शब्द यूज करेंगे एमपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, गलत है बच्चों। रेट शब्द का इस्तेमाल मार्जिनल के साथ नहीं करना, रेट शब्द का इस्तेमाल एवरेज के साथ भी नहीं करना, ये रेट शब्द का इस्तेमाल सिर्फ किसके साथ करना है, टोटल के साथ। ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, 95% स्टूडेंट लिख देते हैं एमपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। बेटा एमपी का कोई रेट नहीं है, एमपी या तो बढ़ रहा होगा या मैक्सिमम होगा या घट रहा होगा या जीरो होगा या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ऐसा होगा। लेकिन रेट शब्द सिर्फ किसके साथ लगेगा, टीपी के साथ। तो आपको सीखने को एक चीज बहुत प्यारी सी मिली है सेकंड वाले पॉइंट के अंदर कि इफ टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज इंक्रीजिंग एंड इज पॉजिटिव। लिख देता हूं बच्चों, इंक्रीजिंग एंड इज पॉजिटिव। ये 1 मार्क्स के ना जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, मैं ऑलरेडी साथ साथ ही कराए जा रहा हूं, सारे के सारे 1 मार्कर क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे पे। सेकंड पॉइंट सबको क्लियर अच्छे से बढ़िया से, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, बच्चों व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एमपी, एमपी इज इंक्रीजिंग एट इट इज पॉजिटिव। डन, बढ़े आगे चलिए। थर्ड डायग्राम, थर्ड सिचुएशन पे आओ बेटे, ये लो जी थर्ड सिचुएशन, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, एमपी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। आप कहोगे सर पूरी टेबल में आपने कहीं पर भी कांस्टेंट दिखाया तो नहीं था। देखो बड़ी वाली टेबल में कहीं दिखाया था क्या, नहीं। मैंने बड़ी वाली टेबल क्या ली थी बेटा, 2, उसके बाद टीपी 5, उसके बाद बेटा क्या लिया था 9, उसके बाद क्या लिया था 14, हाँ लिया था, कितना लिया था 12, उसके बाद कितना लिया था 14, उसके बाद कितना लिया था 15, अगेन 15। क्या उसमें कहीं पर भी टीपी को मैंने कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता हुआ दिखाया था? कांस्टेंट का मतलब होता है हर लेबर अगली लग रही है और सेम आउटपुट दे रही है, कहीं नहीं दिखाया था। लेकिन बच्चों अगर मैं उस बड़ी टेबल के पार्टीशन करके दिखाऊं और मैं आपको बोलूं कि कांस्टेंट रिटर्न क्या आता है, क्या बेटा बीच में कांस्टेंट रेट भी आता है, लेकिन हम बड़ी टेबल में उसको शो ऑफ करके दिखाते नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर मैं पार्टीशन करके दिखाऊं तो आइए जरा कांस्टेंट रेट पे बात करते हैं। 3 लाइनें बनाओ, पहला वही लैंड, लेबर, टीपी एंड
MP। अब मेरे को जवाब देना, 2 हेक्टेयर लैंड के साथ 1 लेबर लगाया बच्चों और आउटपुट आई 2 क्विंटल। बताओ बच्चों MP बताना जरा एक बार। 2, कोई दिक्कत नहीं सर, 2 है, डन है। अब उसी 2 हेक्टेयर लैंड के साथ बच्चों अगर मैंने 2 लेबर लगाए और मैं इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट दिखाना चाहता हूं तो मुझे कोई बताएगा टीपी मुझे कितना दिखाना चाहिए? वेरी गुड, 4, बहुत ही बढ़िया। तो एमपी कितना हो जाएगा बोलो? 2, डन। उसी 2 हेक्टेयर के साथ बच्चों में अगर 3 लेबर लगाऊं और मुझे कांस्टेंट रिटर्न दिखाना है, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, तो मुझे टीपी कितना दिखाना होगा बोलो? 6, उतना ही इंक्रीमेंट। तो एमपी कितना होगा बोलो? 2। और उसी 2 हेक्टेयर के साथ जब 4 लेबर लगाऊंगा तो कांस्टेंट रेट के हिसाब से बेटा कितना? 8, एमपी 2। आपको मेरी बात सबको समझ में आ गई कि कांस्टेंट रेट का मतलब होता है व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट मींस एमपी रिमेंस कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड टीपी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। बड़ी टेबल में हम इसको दिखा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं दिखा पाते बेटा? उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको बड़ी टेबल के अंदर क्यों नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन ये भी स्टेज बीच में आती है, बट बड़ी टेबल में हम इसको दिखाने में अनेबल है। जब पार्टीशन कर रहे हैं तो हम कांस्टेंट रेट दिखाते हैं। आओ तो अब कांस्टेंट रेट का डायग्राम बनाते बेटे। बनाओ बच्चों, एक्स एक्सिस पे वही सेम टू सेम बच्चों, यूनिट्स ऑफ, किसके यूनिट्स बच्चों? यूनिट्स ऑफ लेबर और यू कैन से वेरिएबल फैक्टर। ये लिख के आना होता है बेटे पेपर में। अगर आप एक्सिस को ब्लैंक छोड़ के आ जाओ, किसी काम का डायग्राम नहीं है वो, इस बात को समझ लेना अच्छे से। अगर आप एक्सिस ब्लैंक छोड़ दो, आपको पता ही नहीं एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे किसी काम का डायग्राम नहीं है, नंबर नहीं मिलना चाहिए, वहां 0 ही आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे को प्रॉपरली पता हो कि मैं डायग्राम पे दिखा क्या रहा हूं। तो टीपी है, टीपी के साथ आप एमपी दिखा रहे हो। ठीक, तो लेबर को दिखाओ बेटा। 4 तक ही बनाया मैंने इस टेबल के अंदर, तो सिर्फ 4 दिखाना सफिशिएंट है। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। 1 2 3 4 ऐसे ही बच्चों यहां दिखा दो। 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके, 1 2 3 4। और इधर बेटा टीपी दिखाने के लिए आपका टीपी मैक्सिमम 8 तक गया है, 2 का ही गैप ले लो टीपी में भी। 2 4 6 और 8। कोई बच्चा बिना बताए स्लोप बता पाएगा बेटे टीपी की? बहुत बढ़िया। ये बता पाएगा बेटा कोई बच्चा स्ट्रेट लाइन कैसे लग रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसी एक बात ना मैंने आपको पहले बताई थी कहीं। हाँ, जहां एमओसी कांस्टेंट था वो क्या था बच्चों? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। समझ रहे हो? यहां पर जितना आप एडिशन कर रहे हो, हर एडिशन कैसे है? सेम है। तो वहां पर जब एमओसी सेम थी तो आपका डायग्राम कैसा बना था? स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो? तो यहां भी कुछ ऐसा सा मामला ही है। ठीक है, आपका एडिशन कैसा है? कांस्टेंट है। हर बार एडिशनल लेबर इक्वल होने से आपका एडिशनल आउटपुट भी क्या है? कांस्टेंट है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये लो बच्चों, पहली यूनिट ऑफ लेबर पे टीपी बोलो कितना लिखूं बच्चों? यहां पे पहला डॉट 2 का, अगला डॉट बेटा 2 पे 4 का, अगला डॉट बेटा 3 पे 6 का, अगला डॉट बच्चों 4 पे 8 का। और आप डायग्राम को देखो जरा बेटे, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन डायग्राम आएगा ऐसा सा। और यहां पर लिख लेना बच्चों, टीपी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। चलिए, टीपी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? ओके, अब आता है बेटा एमपी बनाओ। एमपी बेटे कोई बच्चा बता पाएगा बिना डायग्राम बनाए? एक्स एक्सिस के पैरेलल, कुछ चक्कर ही नहीं है इसमें। ये देखो, मान लो ये 2 की लाइन है, ये 2 की लाइन है। ठीक है, तो 1 पे भी बेटा कितना है यूनिट? 2। ठीक है, सेकंड पे भी मार्जिनल कितना है? 2। थर्ड पे भी कितना है बेटा? 2। फोर्थ पे भी कितना है बच्चों? 2। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस? तो मैं लिखूंगा यहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन इज कांस्टेंट। तो बेटा तीसरी प्यारी सी चीज जो सीखने को मिली है वो क्या मिली है? व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, मार्जिनल प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। इन दैट केस TP is a straight line upward sloping curve passing through origin। ये लिख लेना बच्चों बातें आप, 1 मार्कर क्वेश्चन आपके स्कूल में पूछा जा सकता है। passing through origin, passing through origin। At that case, MP is parallel to x axis। ये बहुत सारे एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। कुछ याद नहीं करना है, सब कुछ आपके माइंड में सेटल हो जाएगा कि हाँ भाई ये डायग्राम सर ने बनाया था, इसमें स्लोप ऐसी आई थी।
ठीक है, लॉजिक के साथ सब सेटल हो जाएगा। डन बच्चों, 2 पॉइंट क्लियर है, बढ़ू आगे। चलिए तीसरे चौथी डॉट पे आ जाओ बच्चों। बन गया ना डायग्राम, स्क्रॉल अप कर दूं। टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। एंड अब मैं चौथी डॉट को बेटा साथ में लेके चल रहा हूं, ध्यान दें, फोर्थ लेके चल रहा हूं, साइड बाय साइड किसको लेके चल रहा हूं, फिफ्थ को लेके चल रहा हूं, 2 इकट्ठे हो जाएंगे एक ही डायग्राम के अंदर, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्या बोला बेटा, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट हमारा हो गया, टीपी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट हमारा हो गया, टीपी इज इंक्रीजिंग एट नाउ डिक्रीजिंग रेट अपने को सीखना है, टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट अपने को सीखना है यहां पे। और बड़ी वाली टेबल में बाद में मैं क्या बोलूंगा बेटा, कांस्टेंट रेट तो हटा ही दो, सीधा कौन सी रेट थी, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग के बाद सीधा कौन सी रेट थी, डिक्रीजिंग। आपको बात समझ में मेरी आ गई। तो डिक्रीजिंग रेट करना है अपने को। आओ बनाते बेटा डिक्रीजिंग रेट की टेबल, और आप बताना क्या लिखना चाहिए मुझे। यहां ले रहा हूं बेटा मैं लैंड, यहां ले रहा हूं एल लेबर, यहां ले रहा हूं टीपी, और साइमल्टेनियसली ले रहा हूं एमपी। ठीक, ओके। 2 हेक्टेयर लैंड 1 लेबर, 2 हेक्टेयर लैंड 1 लेबर, और टोटल प्रोडक्शन बच्चों मैंने ली यहां पे, सपोज कर लो 5, मेरे हिसाब से मैंने 5 ले ली। मार्जिनल कितना आएगा बोलो बच्चों, मार्जिनल बोलो 5, मार्जिनल 5 आएगा। ठीक है, अब इसी 2 हेक्टेयर लैंड पे बेटा अगर मैं 2 लेबर लूं, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर ली, और मैं आपको बोलता हूं टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, मैं यहां पे दिखाना चाह रहा हूं बच्चों, मुझे कोई बच्चा बताए टीपी कितना लिखना चाहिए। वेरी गुड, जिस बच्चे ने बेटा 9 बोल दिया ना, ये समझ लो ये चैप्टर उसका हो गया बस अब। ठीक है, यही मेरे को मुंह से सुनना था, 9 समझ में आ गया सबको। 5 में बेटा क्योंकि अगर कितना ऐड करता मैं 6, तो ये क्या होता, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अगर मैं 5 में 5 ऐड करता तो बेटा क्या होता, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। लेकिन मैंने 5 में कितना ऐड करवाया तुमने, 4, तो इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। गॉट इट और नॉट। तो एमपी हो गया बेटा 4। चलो अब 2 हेक्टेयर के साथ 3 लेबर लगाई बच्चों, बोलो 12, बहुत बढ़िया, 3 ऐड हो गया, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। 2 हेक्टेयर लैंड के साथ बेटा 4 लेबर, बोलो 14। 2 हेक्टेयर लैंड के साथ 5 लेबर, बोलो 15। सबको मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा रेट्स तो समझ में आ गई सर कि रेट्स क्या है। ठीक है, वही इसमें इस चैप्टर में समझने का खेल भी रेट्स का बेटा। जिसको रेट समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया, जिसको रेट नहीं समझ में बेटा उसके न्यूमेरिकल निकलने भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं इस चैप्टर के। तो इसी से ही अगला चैप्टर भी कनेक्टेड है फिर। ठीक है ना, तो रेट का खेल समझ में आ गया सबको। बनाओ बेटे अब इसका डायग्राम, और आपको ये भी पता होना चाहिए स्लोप कैसे बनेगी। बनाओ बच्चों, यहां पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, अगेन वही यूनिट्स ऑफ वीएफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इधर बेटा टीपी एमपी। चलिए तो बच्चों वेरिएबल फैक्टर में मैं दिखा रहा हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और बच्चों टीपी के साथ दिखाना है ना, टीपी आपका कितना जा रहा है, मैक्सिमम 15 जा रहा है बेटा। तो 15 जा रहा है, तो मेरे हिसाब से आप ले लो यहां पर 3-3 का गैप ले लो, बेस्ट रहेगा, है ना। तो थोड़ा डायग्राम खुला सा बनेगा, अच्छा सा बनेगा और समझने लायक बनेगा। तो 3, 6, 9, 12 और 15, 3, 6, 9, 12, 15। ऐसे ही यहां पे ले लो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और मार्जिनल लेके चलो बच्चों। तो मार्जिनल है मेरा 5 तक मैक्सिमम गया हुआ है। तो अगर 5 गया बेटा तो 1, 1 का गैप ले लो, बेस्ट है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो बेटे फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर के साथ जब मैंने एम्प्लॉय किया, बताइए टीपी कितना लिखा गया बेटा, 5।
3 4 5 6 के हल्का सा नीचे बच्चों, ये लो जी ये 5 की डॉट है। बोलो डन। 2 के साथ बताओ बेटा कितना हो गया, सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर टीपी 9। ओके ये आ गया आपका 9। बेटे स्लोप पे ध्यान देना, और 2 मिनट मैं तो कहता हूँ रुकी जाओ, मेरी स्लोप देखो पहले फिर बनाना, नहीं तो तुम गड़बड़ कर सकते हो। पहले मेरी स्लोप देखो। 2 पे कितना हो बेटा आप बोलो, 9 हो गया। 3 पे बताओ बेटा कितना लिखूं, 12। ये 3 और ये 12, ठीक है। 4 पे बोलो बच्चों 14, 4 पे ये 14। 5 पे बोलो बेटे 15, ये लो जी ये 15। समझ में आ गया। और एक काम और करते हैं ना, 4 वाली बात मुझे समझ में आ गई, एमपीज मैक्सिमम 5 वाली बात समझ में आ गई। और मैं आपको बोलता हूं बच्चों यहां पर कि मैं इससे अगले वाले, चलो अगले में बनाएंगे, स्लोप दे रखी है ना मैंने, चलो ठीक है। अब बच्चों आपको कैसा डायग्राम दिख रहा है, कैसे बनेगा, क्या ऐसा, क्या नहीं ना, कैसा ऐसा, है ना। ये भी स्लोप हमने सीखी थी, है ना। तो बच्चों ये देखो डायग्राम बन रहा है आपका कुछ ऐसे, क्या बोलूंगा बेटा, ये स्लोप कैसी है, टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। लिख लो बच्चों यहां पे, टीपी हो तो रहा है सर इंक्रीज, देखो है तो अपवर्ड स्लोपिंग ही, तो मैं बोलूंगा टीपी इज इंक्रीजिंग, नो डाउट अबाउट इट, इट इज इंक्रीजिंग, बट एट विच रेट बच्चों, डिक्रीजिंग रेट। बढ़िया, ठीक है ना। और जहां पे जाके टीपी मैक्सिमम हुआ, कोई बच्चा मुझे पॉइंट बताए बेटा कहां पे हुआ, लेबर, कौन सी लेबर पे, टीपी मैक्सिमम कौन सी लेबर पे, 5th लेबर पे। और ये डॉट मेरे को दिख रहा है बेटा यहां पे टीपी क्या हो चला है, मैक्सिमम, गॉट इट। और यहां इसके साइड बाय साइड में बना रहा हूं बच्चों मार्जिनल प्रोडक्शन। तो फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल बताओ बेटा कितना, 5, ये लो। दूसरी पे ओके, तीसरी पे 3, बढ़िया। चौथी पे 2, उससे नेक्स्ट वन 1। व्हाट इज द स्लोप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व, स्लोपिंग डाउनवर्ड, एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व, इट इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व। बच्चों आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल सीधा करवाएगा आपका स्ट्रेट लाइन कर्व। तो मैं बोलूंगा यहां पर कि एमपी इज डिक्रीजिंग, मेरी बात की तरफ ध्यान देना बेटा, एमपी इज डिक्रीजिंग शब्द यूज किया है विदाउट एनी रेट, कोई रेट नहीं लगाया, एमपी इज डिक्रीजिंग शब्द यूज किया है। सब मेरी बात समझ गए, ठीक है। एमपी इज डिक्रीजिंग। अच्छा, और मैक्सिमम पे तो एक पॉइंट और भी लेना पड़ेगा बेटा, 6th यूनिट ऑफ लेबर लगाते हैं, चलो एक और लगाओ। 2 हेक्टेयर लैंड पे एक छठा लेबर बिठा दिया बेटे, तो मुझे कोई बच्चा बताए टीपी कितना रहेगा, 15 ही देगा सर, है ना। टीपी वाज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, इट बिकम्स मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 15 को आप मैक्सिमम बेटा तब तक नहीं कह सकते जब तक 15 के बाद एक और 15 नहीं आता। देखो अगला 15 आएगा तो आप मैक्सिमम बोलोगे। ये बात मैंने आपको याद करो एक जगह और बताई थी, यूटिलिटी वाले कॉन्सेप्ट मैंने कहा था टीयू कब मैक्सिमम कहोगे, जब आपका एक टीयू आएगा फिर एक और टीयू आएगा, सेम टू सेम 2 टीयू होंगे तो आप कहोगे अब टीयू कैसा हो चुका है आपका मैक्सिमम। और यहां पर एमयू कितना आता बच्चों बोलो, सोचो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती थी वहां पे, 0। 2 साइमल्टेनियसली कंसेक्यूटिव टीयू जब सेम होते हैं तो वहां मार्जिनल क्या होता है, 0। तो यहां पर भी मैं अगला टीपी कितना लेने वाला हूं बेटा, 15, तो आपका मार्जिनल कितना होगा बोलो तो 0। समझ रहे हो। तो बनाओ 5वें के बाद एक छठा लेबर और ले लो साथ में, ये लो जी ये छठा लेबर ले लिया। अब इस छठे लेबर पे बेटे जो आपका टोटल प्रोडक्शन पहले था 15, तो अभी भी आपका टोटल प्रोडक्शन में कितना ले रहा हूं बच्चों, 15, है ना। तो ये लाइन थोड़ी सी और आगे बढ़ा दो, तो मैक्सिमम आप पिछले वाले गोले को हटा रहा हूं बच्चों, मैं इसको हटा दिया, मैं मैक्सिमम इस वाले डॉट को कह रहा हूं। यहां पर आपका टीपी क्या हो चला है बच्चों, मैक्सिमम। और जहां पर आपका टीपी मैक्सिमम है, कोई बच्चा बताए मार्जिनल कितना है बच्चों, बोलो बोलो बोलो, मार्जिनल 0। यस, ये देखो ना ये 0 हो जाएगा, ये देखो मार्जिनल 0 है। तो जहां पर टीपी मैक्सिमम वहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन। अच्छा यहां पर ना इसको नीचे मत गिराना, यहां तक ही छोड़ देना एक्सिस पे टच करके, क्योंकि अगर तुमने नीचे कर दिया तो तुम नेगेटिव वाला डायग्राम भी बना रहे हो, जबकि हम नेगेटिव वाला डायग्राम नहीं बना रहे हैं ना। तो मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी 0।
where TP is maximum, marginal is 0. Where TP is increasing at decreasing rate, marginal production is decreasing. हाँ जी भाई, समझ में आ गई बात? देख ले, पूरी बात समझ में आ गई पक्की? अभी सुनूंगा, अभी सब समझ में आ गया? बढ़िया है। छठे डॉट को बताओ भाई, जब टीपी इज डिक्रीजिंग, अब टीपी क्या, इस टेबल में, जो टेबल मैंने अभी तुम्हें दिखाई है बच्चों, ये जो स्क्रीन पे अभी ये वाली टेबल दिख रही है आपको, मुझे बताओ यहां पर अभी आपको क्या क्या दिख रहा है? टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, दिखा सर, कौन सी यूनिट पे टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है? कौन सी यूनिट तक? 1 2 3 4 5 तक है ना, 6 तक भी यही कह सकते हो, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट ही है। कहां पर मैं बोलूंगा बेटा टीपी बिकम्स मैक्सिमम? 6 पे टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स मैक्सिमम। क्या इस पूरी टेबल में बेटा टीपी हैज स्टार्टेड फॉलिंग? घटना शुरू हुआ क्या? नहीं। क्या मैं अगर 2 हेक्टेयर लैंड के साथ एक 7वां लेबर बिठा दूं, अब क्या लग रहा है बच्चों आपको, घटेगा क्या? कितना होगा बोलो? टीपी पूछ रहा हूं बच्चों, कितना होगा? 14। टीपी बिकम्स 14। ओके, एमपी बिकम्स, सो स्टेज तो आएगी ना सर। मतलब अगर आपने 6 लेबर पे बात नहीं रोकी तो वो वाली रिटर्न भी आएगी सर। टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर बच्चों मैं डायग्राम अगर अलग दिखा रहा हूं तो मैं आपको सिर्फ 6ठी से 7वीं लेबर की प्रेजेंटेशन ही दिखा सकता हूं यहां पे, क्योंकि टीपी ने घटना कौन सी लेबर से स्टार्ट किया था? 7वीं लेबर से। तो या तो आप इस डायग्राम को दिखाओ मत, कट कर दो, कोई इश्यू नहीं है, इसको छोड़ दो। मैं पिछले वाले डायग्राम में 6ठे वाला पॉइंट भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये लो जी, 6 लेबर पे आ गए थे, उसी पिछले वाले डायग्राम में ही यहां पर कितना लेबर बिठा दो? 7वां लेबर। बोलो समझ में आ गया? यहां पर कितनवा एमपी दिखा दो? 7वीं यूनिट का एमपी। तो आप लोग मुझे बताओ टीपी कितना दिखाऊं बच्चों? 14। 7वें पे ये आ गया आपका डॉट 14 का, और मार्जिनल कितना हो जाएगा बच्चों? -1। गॉट इट और नॉट? तो आपका टोटल प्रोडक्शन ये हो गया सर, और आपका मार्जिनल प्रोडक्शन ये हो गया। और मैं इस 6ठे से 7वें पे क्या लिख रहा हूं यहां ब्लैक तरीके से? यहां लिख रहा हूं बेटा टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? एमपी बिकम्स नेगेटिव। When TP has started decreasing or falling, MP becomes negative. तो मैंने 4th डॉट को भी शो कर दिया यहीं पे, 4th पॉइंट भी यही है, इसी डायग्राम में 5th पॉइंट है, और इसी डायग्राम में आपका 6th पॉइंट भी है। Got it or not?